नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूपीएसएससी पर। तो आज सेट नंबर 5 है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उससे पहले जो कोई भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहता है, ठीक है, तो बहुत से लोग मैसेज करते हैं भाई ऑनलाइन, ठीक है, कमेंट वगैरह करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर करके प्ले स्टोर पर ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद कोर्सेज में जाकर आपको ये दिख जाएगा वीडियो प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें से 12 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, 4 टारगेट टेस्ट और 4 करंट अफेयर टेस्ट। तो टोटल 20 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं मात्र 199 रुपीज में। तो जो कोई भी जुड़ना चाहता है, देखिए अंतिम समय आ चुका है, अब आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो 9 तारीख को आपका जो सबसे बड़ा एग्जाम है, स्नातक स्तरीय एग्जाम, काफी अच्छी अच्छी जॉब्स है, इसमें पोस्ट है। तो इस एग्जाम के लिए आपको निश्चित तौर पर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम शुरुआत करेंगे आज के सॉल्यूशन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हिंदी का है, इतिहास में चंद्रगुप्त मिलते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो रेखांकित शब्द, तो यहाँ पर रेखांकित फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो रेखांकित आपका था क्वेश्चन वो चंद्रगुप्त था, ठीक है। तो इस चीज को चंद्रगुप्त को आपको रेखांकित करना है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त में आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर अगर बात करें इतिहास में चंद्रगुप्त मिलते हैं, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो सीधी सीधी बात है, पर्टिकुलर चंद्रगुप्त आपको पता है भाई इतिहास से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर कई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जातियों का बोध करा रहा है चंद्रगुप्त की। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा कैसे होगा? क्योंकि चंद्रगुप्त की, अगर पर्टिकुलरली चंद्रगुप्त की बात करता, जैसी मैंने बोला बापूजी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, बापूजी, ठीक है। तो बापूजी को क्या कहा जाता है भाई? बापूजी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, बापूजी को राष्ट्रपिता। तो यहाँ पर अगर पूछ ले आपसे बापूजी में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है बापू कौन है भाई, महात्मा गांधी जी बापू हो जाएंगे। तो यहाँ पर बापूजी में राष्ट्रपिता के साथ साथ यहाँ पर संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी बापूजी में, ठीक है। तो स्पेसिफिक हमें पता है व्यक्ति का नाम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर समस्त जाति का बोध करा रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रसखान, यहाँ पर रसखान के अधिकांश रचनाएं किस भाषा में रचित हैं? तो रसखान आपको पता है भाई, आपके सिलेबस में दिया हुआ है रसखान, ठीक है। तो इनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं किस भाषा में रचित हैं आपको बताना था, ठीक है। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस आपको उस दिन बताया था किस भाषा में लिखी है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किस भाषा में लिखी है आपको कमेंट्स करके बताना है आज, ठीक है। आज आपको नहीं बताऊंगा, मैं बार बार आपको बता दिया है। इसके अलावा जो भी देख रहा है वीडियो को, जो भाई लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट आप लोग आंसर कर सकते हैं। रामचरितमानस और इसके अलावा मैंने गीतावली आपको बताया था, ठीक है, गीतावली, ये दोनों ही कौन सी भाषा में लिखी हैं, ये आपको नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पर बात करें अधिकांश रसखान की कौन सी भाषा है, ठीक है, किस भाषाओं में रसखान ने रचनाएं करी थी भाई? तो यहाँ पर इन्होंने जो करी थी ब्रज भाषा में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रसखान की जो अधिकांश रचनाएं हैं ब्रज भाषा की हो जाएंगी। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा खड़ी बोली, ठीक है। तो खड़ी बोली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं भाई? इसके प्रवर्तक माने जाते हैं अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, ठीक है। गजलों का जनक प्लस जो खड़ी बोली के प्रवर्तक हैं वो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी कब बना? तो ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, अगर बात करें ऑल इंडिया रेडियो AIR, तो ये आकाशवाणी कब बना? लेकिन इससे पहले आपके पास एक प्रश्न आता है, ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR की स्थापना कब हुई थी? तो 1936, ठीक है, 1936 में क्या हुआ था? AIR की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है भाई। इसके बाद आपको बताना है कि इसका नाम जो है आकाशवाणी कब किया गया? तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, 1957 में क्या करा गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। एक चीज आपको यहाँ पर फैक्ट के साथ और नोट करनी है, 1976 तक दूरदर्शन जो था आकाशवाणी का हिस्सा था भाई। कब तक? 1976 तक, ठीक है, 1976 तक दूरदर्शन, जिसे हम DD1 बोलते हैं, ये किसका हिस्सा था भाई? आकाशवाणी का, ठीक है, दूरदर्शन आकाशवाणी का हिस्सा था। बाद में इसको 1976 के बाद अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1976 से अलग कर दूरदर्शन नाम दिया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 1976 से इसको क्या नाम दिया गया? दूरदर्शन, ठीक है। इससे पहले दूरदर्शन भी किसका हिस्सा था भाई? आकाशवाणी का हिस्सा था 1976 से पहले। 1976 1 अप्रैल को दूरदर्शन आकाशवाणी से हटाकर इसको दूरदर्शन नाम दिया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। तो सलमान खान की मूवी भी आपने देखी होगी, प्रेम रतन धन पायो,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा अगर पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा बताना है कौन सा अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, तो राम रतन के बीच में डैश भी था जो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो एक तो चीज आपको क्या पता है, किसी भी यहाँ पर योजक शब्द दिख जाए आपको शब्द में और आपसे अलंकार पूछ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है ज्यादातर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 99% टाइम, परसों आपको डिटॉल वाली बात बताई थी कि 99% कीटाणु मारे तो 1% जो नहीं होता है वही 1% यहाँ पर चांसेस है। तो हमेशा नहीं, आपको 99% टाइम जब ये डैश दिख जाए तो सीधा कुछ नहीं करना, रूपक अलंकार मार कर आ जाना, ठीक है। जहां पर भी डैश दिखेगा रूपक अलंकार मारना, सिर्फ 99% टाइम। एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेना। अब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर राम रतन धन पायो यानी अगर हमने बात करें रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या पढ़ी है भाई, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, ठीक है। उपमेय में उपमान का, ठीक है, उपमान का निषेध रहित आरोप, ठीक है। निषेध रहित आरोप जब आता है तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। इसकी ट्रिक मतलब सिंपल सी आपको इनके शब्द याद रखने हैं, ठीक है। इसके जो शब्द होते हैं जनु जानो, जनु जानो गाने की तरह याद करना, जनु जानो मनु मानो, ठीक है, मनु मानो ज्यो, ठीक है, मनु मानो ज्यो। तो ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई, जहां पर भी आपको ये वाचक शब्द दिखेंगे जनु जानो मनु मानो तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, उत्प्रेक्षा अलंकार मारकर आ जाना। अनुप्रास अलंकार आपको पता है भाई, सीधा सिंपली यहाँ पर क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, एग्जाम्पल आपको दिया है। उपमा अलंकार आपको पता है, जहां पर भी सी सा सम से, ठीक है, तो इसके योजक शब्द कौन से हो जाएंगे, सी सा सम, ठीक है। तो ये सब इसके जो योजक शब्द है, सॉरी मतलब जो इसके वाचक शब्द है, सी सा सम, जहां पर भी ये चीजें दिखेंगी ना, स्पेसिफिक चीजें होती हैं याद करने वाली, सीधा वहां पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई, तो राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो राजभाषा विभाग की स्थापना जो हुई थी 1975, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1975 में क्या हुआ था, राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। एक आता है आपके पास 1963 राजभाषा अधिनियम, राजभाषा, ठीक है, राजभाषा अधिनियम, ठीक है, राजभाषा अधिनियम यानी हमने इसे क्या बोला, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब का है भाई, ये हो जाएगा हमारा 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा केंद्रीय हिंदी समिति, ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा नोट करके, केंद्रीय हिंदी समिति, ये कब की है केंद्रीय हिंदी समिति, तो 1967 की हो जाएगी, कहां पर, नई दिल्ली, ठीक है। एनडी लिख रहा हूं शॉर्टकट में, लोड करके लिख सकते हैं, नई दिल्ली में हो जाएगी केंद्रीय हिंदी समिति। इसके बाद आपने एक और पढ़ा होगा भाई, केंद्रीय हिंदी समिति के बाद, ठीक है, एक और चीज आती है हिंदी समिति के बाद, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नोट करके लिखिएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये कब का है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब का हो जाएगा, ये आपका है 1960 का, ठीक है, 1960 का नई दिल्ली स्थित हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, किस कीर्ति हेतु मनु भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान मिला था, तो मनु भंडारी भाई आपकी जो 22-23 राइटर है उन राइटरों में से बहुत इंपॉर्टेंट है मनु भंडारी जी, इन्हीं को, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, मनु भंडारी जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्या होता है, 1932 में इनका जन्म होता है, ठीक है। अब इनका जन्म 1932 में होता है, इनकी हाल ही मतलब 2021, ठीक है, 2021 15 नवंबर को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, 15 नवंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी, यानी आज से लगभग 1.5 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी। तो चर्चाओं में रहा है भाई इनका जो जीवन है, ठीक है, तो इनके द्वारा एक रचना थी, ठीक है, ये थी एक कहानी यह भी, इसके लिए व्यास सम्मान मिल चुका है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी ये किस विधा की रचना है, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा क्या है भाई, मनु भंडारी जी की आत्मकथा एक कहानी यह भी, और इसके लिए इन्हें 2008 में व्यास सम्मान मिल चुका है, इस चीज को आपको नोट करना है, ठीक है। तो एक कहानी यह भी, कहीं कहीं पर आपको इनका जन्म 1931 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ही अगर हम लेकर चलेंगे तो 1931 सही है, ठीक है, एनसीईआरटी में 1931 देता है, तो ये चीज सही है, एनसीईआरटी का ही नोट करके लिखना। बाकी मनु भंडारी जी की आपका बंटी, ठीक है, आपका बंटी भी किसका उपन्यास है, मनु भंडारी जी का, ठीक है, महाभोज, महाभोज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभोज, स्वामी, ठीक है, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, ठीक है, 1 इंच मुस्कान,
ठीक है। 1 इंच मुस्कान भी इन्हीं का है, ठीक है। 1 इंच मुस्कान भी किसका है? मनु भंडारी जी का है। इस चीज को नोट कर लिखिएगा। महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान और आपका बंटी, ये सब क्या है? मनु भंडारी जी के उपन्यास, ठीक है। उपन्यास हो जाएंगे। इस चीज को नोट कर आपको लिखना है, मनु भंडारी जी के उपन्यास, ठीक है। इनकी पटकथा पूछी जाती है आपसे, पटकथा, ठीक है। आपने सुना होगा मनु भंडारी जी की पटकथा कौन सी है? रजनी, ठीक है। रजनी, दर्पण और एक आपके पास और आता है रजनी, दर्पण और निर्मला, ये तीनों ही इनकी पटकथा हो जाएगी मनु भंडारी जी की। बाकी मनु भंडारी जी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी रचना वाली पीडीएफ देखिए। मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग भी ना यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहिए। वहां पर मैं डेली, आपको पता है, करंट अफेयर डालता हूं, साथ ही साथ वहां पर आपको डेली रेगुलर अपडेट मिलते हैं। तो वहां पर आप लोगों को अगर जुड़ना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़ना है तो 94109, ठीक है, 9410905102 पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी सवाल जवाब करने हो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी हमारे नंबर यहाँ पर दिए हैं, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। निम्न में से खलिंग शब्द, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। तो खलिंग शब्द नहीं होगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। हमेशा से बताया, जब भी स्त्रीलिंग आएगा तो अच्छा और अच्छी विशेषण का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा प्लस अच्छी, ठीक है। तो अच्छी आ गया तो स्त्रीलिंग, अच्छा आ गया तो पुल्लिंग। अब दुपट्टा अच्छा है या दुपट्टा अच्छी है? तो दुपट्टा तो भाई अच्छा है, ठीक है। बोलते ना दुपट्टा तेरा नौरंगदा वाला, ठीक है। तो दुपट्टा अच्छा है आपका, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है प्रकृति। तो प्रकृति अच्छी है कि अच्छा है? हम बोलते ना अच्छी प्रकृति, ये अच्छी प्रकृति का है भाई, तो ऑप्शन बी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छी प्रकृति बोलते हैं ना, अच्छी प्रकृति बोलते हैं, तो अच्छी प्रकृति आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। तो फारसी भाषा का शब्द नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास है अदालत, ऑप्शन बी आपके पास है मुफ्त। तो 2 ऑप्शन आपके मिसप्रिंट हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहां से एक बार देख के बता देता हूं, आप लोग ऐसे ही रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट था यहाँ पर, ठीक है। वो ऑप्शन सी और डी को करेक्ट कर लीजिएगा। निम्न में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा अदालत। तो अदालत जो है आपका फारसी भाषा का शब्द नहीं है भाई, ठीक है। तो अदालत फारसी भाषा, जबकि जब भी नहीं है आएगा तो बताया है, स्टार मार करके चलिएगा ताकि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ पाए। अदालत आपका कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा अदालत, ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है अदालत। बाकी मुफ्त, इलाज और सिफारिश आपके फारसी भाषा के शब्द है। इसके अलावा सरकार, सरदार, ठीक है, जहर, गुलाब, ये सभी किसके हैं? फारसी भाषा के हैं, ठीक है। जहर, गुलाब, सरदार, सरकार लिख लीजिएगा नोट कर कर। थोड़ा सा अरबी लिखाऊंगा आपको, अरबी शब्द लिखिएगा नोट कर कर। अरबी शब्द जहाज, ठीक है, जहाज, ठीक है। जहाज पर क्या करा भाई? एक गरीब आदमी बैठ गया, ठीक है। गरीब आदमी बैठा है जहाज पर, उसने क्या करा? नशा करा, ठीक है। तो जहाज, गरीब और नशा, ये क्या है? तीनों ही अरबी भाषा के शब्द है। साथ साथ नशा, गरीब ने क्या करा भाई? नशा करने के लिए कर्ज लिया, ठीक है। तो कर्ज भी आपका है, और कर्ज किससे लिया भाई? अमीर से लिया। तो तीनों ही भाषा, ये जो भाषा है आपके, किस भाषा के शब्द हो जाएंगे? जहाज, गरीब, नशा, कर्ज। तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, आपकी अपनी ट्रिकें होंगी, ठीक है। जो ट्रिक मेरी थी मैंने आपको बता दी। जहाज पर क्या था? गरीब आदमी बैठा नशा करने के लिए, किससे कर्ज लेकर? अमीर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये शब्द आपके अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे, ठीक है। और भाई जहाज पर नशा करेगा तो किस चीज का नशा करेगा? शराब का। तो शराब भी कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? ये आपका अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो देखिए, अब ऐसे शब्द जो होते हैं ना, रटे नहीं जाते। मैंने आपको बताया ना, ऐसे शब्द कम से कम 50 से 60 होंगे। कुछ कुछ शब्द कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, दोनों ही चीजों में आते हैं, चाहे अरबी फारसी में, तो बहुत टिपिकल हो जाता है याद करना। इन चीजों को थोड़ा सा देख कर जाइएगा। अगला है आपके पास, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव का बोध होता है? तो क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे कर्ता, क्रिया और कर्म का, भाव का बोध होता है? ठीक है। तो आपने सुना होगा वाच्य, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, वाच्य, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वाच्य। आपने सुना होगा कृतवाच्य आता है आपके पास,
ठीक है। कर्तृवाच्य आता है, एक आता है आपके पास कर्मवाच्य आता है और भाववाच्य। तो इन तीनों से कर्ता, कर्म और कृत के जो भाव होते हैं हमें पता लगते हैं। तो सीधा सीधा जो क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं, जिससे कर्ता, कर्म और क्रिया के जो भाव होते हैं वो पता लगते हैं, ये हमारे वाच्य हो जाएंगे। ठीक है। धातु आपको बताया, धातु क्या होता है भाई, मूल शब्द को कहा जाता है धातु। ठीक है। मूल शब्द यानी जो जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता है उन्हें धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, सुई का तत्सम क्या होगा। सुई का तत्सम, ठीक है। तो सुई जिससे भाई सिलने वाली होती है, ठीक है, सुई सिलने वाली, इसका तत्सम आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन बी सूची। ठीक है। पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी लेखपाल में। ठीक है। यूपीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है कि सुई का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। सुई हमारा तत्सम शब्द यानी तत्सम मतलब संस्कृत शब्द है, ठीक है, सॉरी सुई क्या है आपका तद्भव शब्द है, हिंदी शब्द है, इसका तत्सम सूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द होगा। तो भूगोल का विपरीत अर्थक यानी भूगोल का विलोम शब्द आपसे कह रहा है। ठीक है। तो विलोम या विपरीत अर्थक बात एक ही है। भूगोल का क्या हो जाएगा, खगोल। ऑप्शन सी आपके पास सही हो जाएगा। ठीक है। भूगोल का क्या होता है भाई, खगोल विलोम शब्द होता है। बेसिक सा है, उम्मीद करता हूं आपका सही हुआ होगा। बाकी आपके पास है फॉन्टिंग और रोमिंगटन क्या है। तो फॉन्टिंग और रोमिंगटन क्या है, एक आपने सुना होगा सिलेबस में ना आपके हिंदी कंप्यूटिंग है। ठीक है। हिंदी कंप्यूटिंग, तो ऐसे इसके क्वेश्चन शायद आपको देखने को नहीं मिलते हैं, कोई किताबों में भी जल्दी से नहीं मिलते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को ना नोट करके लिख लेना, ये इन्हीं के प्रश्न है, कंप्यूटिंग के प्रश्न है। ठीक है। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को नोट करके लिख सकते हैं। फॉन्टिंग और रोमिंगटन क्या है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, टाइपिंग कुंजी पटल। टाइपिंग कुंजी पटल, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट तो नहीं हुआ, ठीक है। तो टाइपिंग कुंजी पटल ही होगा। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन यही करिएगा, टाइपिंग कुंजी पटल इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो टाइपिंग कुंजी पटल इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 13, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई, आपको बताना है यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी। ठीक है। तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा, ज्योत्सना। उस दिन आपको बताया था ज्योत्सना किस प्रकार से, देखिए हो सकता है मेरी लिखने वाली वर्तनियां गलत हो, पर ये वाली वर्तनियां मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं गलत नहीं हो सकती हैं। ठीक है। क्योंकि इन पर बहुत कार्य किया गया है भाई। ज यो आधा तो आएगा आपका, आधा सौ और ना। ठीक है। तो ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो 100 है ये कंप्लीट है, ये यहाँ पर कंप्लीट 100 नहीं आएगा, बल्कि जो आपका 100 है ये भी अधूरा ही आएगा। तो ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाएगा। बाकी उज्ज्वल आपका सही है, उन्नयन सही है और अध्यात्म भी आपका सही है। बाकी जो आपसे 2-4 प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन चीज को आप लिख सकते हैं परिच्छेद। ठीक है। परिचौछेद। ठीक है। तो परिच्छेद यहाँ पर चौ जरूर आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चौ यहाँ पर छोड़ देते हैं, मैंने बोला परिच्छेद लिखो, तो जैसा आपका उच्चारण होगा वैसा ही आपका वर्तनी में लिखावट होगी। ठीक है। तो जब आपका उच्चारण सही होगा तो आपकी वर्तनियां भी सही होगी। इसके अलावा आविष्कार पूछा जाता है। ठीक है। आविष, ठीक है, विस्कार, आविष्कार भी आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके अलावा आपका पूछा जाता है, मैंने बोला मनोकामना लिखो, तो मनोकामना नहीं होता, मन विसर्ग कामना। ठीक है। मन कामना होता है। ठीक है। मनोकामना, तो मनोकामना नहीं होता है, मनो के साथ विसर्ग आएगा तो मन कामना हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास पूछा जाता है दुर्वस्था। ठीक है। दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था, वो स्व था। ठीक है। दुर्वस्था इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक आपका पूछा जाता है संसारिक। ठीक है। तो संसारिक नहीं होता, बोलने में ही सांसारिक होता है। ठीक है। सांसारिक, ठीक है, सांसारिक इस प्रकार से लिखा जाएगा। आ की मात्रा आती है, हम बोलते हैं ना संसारिक जल्दीबाजी में, तो इस आ की मात्रा को छोड़ देते हैं भाई। ये एक नंबर यहाँ से ना इस तरीके से जाता है और वहीं पर सिलेक्शन रुक जाता है, फिर ये बोलते हैं बेसिक सा प्रश्न गलत हो गया, आता था। ठीक है। तो ये वाले बहाने नहीं चाहिए। सांसारिक, इसी तरीके से प्रामाणिक, वहां पर भी आ की मात्रा आती है। ठीक है। इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, पानी देवा ना नाम लेवा, मुहावरे का अर्थ है। तो पानी देवा नाम ना लेवा। ठीक है। पानी देवा नाम ना लेवा मुहावरे का अर्थ है। तो वंश का बिल्कुल नाश हो जाना, इसका जो विलोम शब्द है, इसका सॉरी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। का अर्थ क्या होता है भाई, पानी देवा नाम ना लेवा। ठीक है। मतलब वंश का बिल्कुल नाश हो जाना क्या हो जाएगा, पानी देवा नाम ना लेवा। इस चीज का ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, उपवाक्य पहचानिए। आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो यहां पर आपको उपवाक्य बताना है। ठीक है। उपवाक्य बताना है। अब क्वेश्चन है आपके पास, जो आदमी जो कल आया था आज भी आया है।
अगर आपने उपवाक्य पढ़े होंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल रोज रोज एक्सप्लेन करा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है भाई। आपका सॉल्यूशन आपको पता भी है डेली कम से कम 3.5 घंटे का सॉल्यूशन बनता है। ये आपके देखने के लिए भी गलत है भाई, हमारे लिए बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैंने अब सोचा है कि सॉल्यूशन को जो है जितना कंप्रेस कर सके, लास्ट टाइम में सिर्फ आपको रिवीजन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉल करवा दूंगा छोटी छोटी ट्रिकों के साथ। उपवाक्य की अगर हम बात करेंगे, जो अगर आपने जो दिख गया तो सीधा सीधा आपको पता लग गया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। तो विशेषण उपवाक्य कैसे है भाई, जो दिख गया। अब विशेषण उपवाक्य में क्या होता है आपको पता है, जो, जिसे, ठीक है, जिसने, ठीक है, जिसको, या फिर जो, जिसे, जिसने, जिसको, ये सब आपका विशेषण उपवाक्य में होता है। साथ ही साथ इसमें एक हम प्रश्न करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, कौन सा, ठीक है, कौन सा या फिर कौन सी। जब भी आपको विशेषण वाक्य जानना हो तो प्रश्न करिएगा। पहले तो आपको ये शब्द देखने हैं, जो, जिसे, जिसने, जिसको। आपको यहां पर दिखा आदमी जो कल आया था, जो दिखा, सीधा आपका विशेषण उपवाक्य। लेकिन क्रॉस चेक करना है, नौकरी का मामला है भाई, ठीक है। तो क्रॉस चेक करना है, किस तरीके से करेंगे, कौन सा, कौन सी प्रश्न। आदमी जो कल आया था आज भी आया है, ठीक है। तो कौन आदमी आया था भाई, जो आज मैंने पूछा यहाँ पर प्रश्न कैसे करा हमने, आदमी जो कल आया था, कौन सा आदमी जो कल आया था, ठीक है। तो कौन से का उत्तर मिल रहा है, अगर आप प्रश्न करोगे कौन सा आदमी जो कल आया था, या फिर, ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल गया। यहां पर कह रहा है आज भी आया है, मैं कह रहा हूं कौन सा, कह रहा है जो आदमी कल आया था वही आदमी आज भी आया। तो यहां पर हमें आंसर मिल गया, सीधा सीधा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। बाकी क्रिया विशेषण का आपको मैंने पहले भी बताया था, शायद आपने लिखा होगा, ठीक है। नहीं लिखा है तो अपने नोट्स को जरा एक बार खंगालिएगा। इसका क्या होता है, जब तब, ठीक है, जब तब, ठीक है, जितना उतना, ठीक है। इसी प्रकार से यहां वहां, ठीक है, यहां वहां, जब तब, ये जहां भी आपको दिख जाए ये एक साथ आएंगे, जब तब, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, यहां वहां, ठीक है। या फिर मैंने बोला जितना उतना, ठीक है, जितना उतना, ठीक है। ये फिर साथ ही साथ इसके जितना उतना, या फिर इधर उधर, ठीक है, यद्यपि इतना, ये सब, ठीक है, जिधर उधर, ये सब लिख लेना आप लोग, जिधर उधर, यद्यपि, ये सब कुछ लिख लेना। ये कहां पर होता है, क्रिया विशेषण में होता है, ठीक है। बहुत जितना खाता है उतना मोटा होता है, यानी जितना खा रहा है उतना मोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या है, जितना उतना आ गया, तो सीधा सीधा क्या है, क्रिया विशेषण है। अब आता है आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ठीक है, जहां पर हम लोग फंसते हैं। एक यहाँ पर की आता है, ठीक है, संज्ञा की पहचान की होती है, लेकिन कभी कभी ना वो की भी देता है और जितना उतना भी देता है। मैंने बोला जब तुम आओगे तब मैं जाऊं, मैंने बोला कि जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। तो आपने अगर की वाली आदत रही होगी, मैंने आपको हमेशा से बताया ना, ट्रिकों के साथ पढ़ोगे हमेशा से फंसोगे। ट्रिक आपको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए होती है, बाकी क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। तो अगर मैंने बोला जब मैंने बोला कि, मतलब इस तरीके से अगर आपको एक वाक्य दे देगा और पहले उसमें की होगा उसके बाद इतना होगा ना, तो आप फंस जाओगे वहां पर। अब आपके पास की भी आ गया, इतना भी आ गया। इतना आपको बताया क्रिया विशेषण में है, की आपको बताया संज्ञा में होता है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको प्रश्न करना होता है। प्रश्न क्या करोगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्यों में प्रश्न हम क्या करते हैं कि संज्ञा आश्रित उपवाक्यों में, नोट करिएगा क्या प्रश्न करते हैं, ठीक है, क्या प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीज देखना पड़ेगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्यों की पहचान क्या है, कि इसकी पहचान होती है, साथ ही साथ इसमें हम क्या से प्रश्न करते हैं। बाकी इन दोनों में फंसिएगा नहीं कभी भी, ठीक है। इस चीज को पढ़ लेना एक बार, एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, निम्न में से व्योम का पर्यायवाची नहीं है। व्योम, व्योम किसका पर्यायवाची होता है भाई, पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं, व्योम का मतलब नभ, ठीक है, इसी का मतलब अंबर, इसी का मतलब अंतरिक्ष, इसी का मतलब आकाश, ठीक है, आकाश, या इसी का हमने बोला शून्य, ठीक है, शून्य। ये सब किसके होते हैं भाई, आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा पीयूष, पीयूष किसका होता है भाई, अमृत का, ठीक है, अमृत का होता है पीयूष। या हमने इसका बोला सुधा, ठीक है, सुधा, ये किसका होता है, अमृत का होता है, ठीक है, पीयूष, अमृत, सुधा। या फिर हमने क्या बोला कि हमने बोला इसका अमीय, ठीक है, अमीय। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं भाई, ये होते हैं आपके अमृत के पर्यायवाची, पीयूष, अमृत, सुधा, अमीय, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और होता है प्राणसार, ठीक है, प्राण रस, सॉरी, ठीक है, प्राण रस भी इसी का होता है, अमृत का पर्यायवाची। तो इंपॉर्टेंट है, अमृत भी पूछा गया था आपके हालिया एग्जाम, किसी एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी इसका होता है, वो क्षीर आता है, ठीक है,
क्षीर भी इसी का पर्यायवाची होता है अमृत का। तो ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, निम्न में से कर्मवाच्य कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये ना 90% बच्चों की दिक्कत है, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। अगर आपने सोल्यूशन देखे होंगे तो मैं प्रैक्टिस सेटों में से हमेशा से बहुत बार, जितनी बार भी ये प्रश्न आता है उतनी बार आप लोगों को बताया हुआ है भाई। तो यहाँ पर बताना है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कर्म, यानी कर्म की प्रधानता होनी चाहिए पहली। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, से प्लस के द्वारा, ठीक है, से प्लस के द्वारा। और क्रिया कैसी होनी चाहिए भाई, सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। जहां पर भी सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्रिया कैसी है, सकर्मक है, तो भाई संभावना है क्या कर्मवाच्य होगा। फिर उसके बाद देखना है वाक्य में से और के द्वारा आना चाहिए, ठीक है। जहां पर अगर ये दोनों ही चीजें मैच कर जाती हैं, सीधा सीधा आपका क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है, ठीक है। तो यानी अब हमें देखना है कि कर्मवाच्य कौन सा होगा, आपसे कह रहा है कर्मवाच्य, ठीक है। मैं लेख लिखता हूं, ना इसमें से आ रहा है ना के द्वारा आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्रिया कैसी है, सकर्मक है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। राधा से चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता, चला नहीं, ये कैसी क्रिया है भाई, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अकर्मक क्रिया है तो ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा, और से की विभक्ति आ रही है लेकिन अकर्मक क्रिया है तो ये भी नहीं हो सकता है। अगला है रमेश कपड़े धो रहा है, ठीक है, तो रमेश कपड़े धो रहा है, कर्ता की प्रधानता है, कपड़े धो रहा है, तो यहां पर भी गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर क्रिया तो सकर्मक की है लेकिन यहाँ पर से और के द्वारा नहीं है। अगला है हमारे पास, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया। अब मजदूरों के द्वारा क्या काटा गया, पेड़ काटा गया। क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है। द्वारा तो आपको दिख गया सीधा सीधा, ठीक है, तो मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, यानी हमारी क्रिया सकर्मक हो जाएगी, और हमारा जो द्वारा भी इसी में आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हमारा ऑप्शन डी में हो जाएगा। तो इस चीजों को याद रखना है। बाकी आपका एक कर्तवाच्य आता है, ठीक है, तो भाववाच्य, पहले भाववाच्य को लिखेगा। भाववाच्य में भी सेम चीजें अप्लाई होती हैं। भाववाच्य में भी से प्लस के द्वारा आपका होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्रिया कैसी होगी भाई, अकर्मक क्रिया, ठीक है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी, ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा आपका एक और आता है कर्तवाच्य, ठीक है। कर्तवाच्य में क्या होता है कि क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, परंतु उसमें ये दोनों चीजें नहीं होंगी, ठीक है। कर्मवाच्य में क्या, कर्तवाच्य में से और के द्वारा नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक चीज और आएगा, वाक्य के अंत में सकता जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो जहां भी वाक्य के अंत में सकता आ जाए, सीधा सीधा कर्तवाच्य हो जाता है आपका। साथ ही साथ इसमें क्या होता है भाई, कर्तवाच्य के साथ साथ आपके इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन इसमें से और के द्वारा नहीं होगा। तो जहां कहीं भी से और के द्वारा हो तो सीधा सीधा कर्तवाच्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण रिपोर्ट कहलाती है। तो जांच पड़ताल के बाद, जैसे कि मान लीजिए भाई जांच पड़ताल, आजकल क्या है भाई, यहाँ पर क्या हुआ था, पेपर लीक हुए थे उत्तराखंड के अंदर, यूकेएसएससी घोटाला हुआ था। इस घोटाले के बाद सीबीआई तो आई नहीं, बुलाते रह गए भाई लड़के, 102 दिन से लगातार एकता विहार में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो काफी जो यहाँ के हितैषी है भाई, राज्य हितैषी है, आपको पता है कौन है, ठीक है, उन लोगों के कारण ही आज एग्जाम में इतने सफल हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी उनको क्रेडिट देना चाहिए, निश्चित तौर पर आपको बेरोजगार संघ का भाई क्रेडिट देना पड़ेगा। आज जितने भी छात्र हैं, आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना, 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ रहा है भाई, ठीक है, 5 दिन के आपका रिजल्ट आ रहा है, 26 दिन के अंदर आपका फाइनल चीजें हो जा रही है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, जब बेरोजगारों ने आपकी लड़ाई लड़ी, ठीक है, बेरोजगार संघ ने, आज भी वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो उनका यहाँ पर शुक्रगुजार होना चाहिए सभी लोगों को। देखिए, और धामी जी का भी यहाँ पर थोड़ा सा उनका भी बनता है। देखिए, मुख्यमंत्री तो बहुत आए, उनके कार्यकाल में घोटाले भी हुए, लेकिन धामी जी ने पहल कर कर उनको जो है सही करा। तो यहाँ पर अपना अपना मत हो सकता है। बाकी आपको पता है धामी जी भी डरे हुए हैं सीबीआई लाने से, क्योंकि उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं उनके भी नेता जो है इस जांच में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण। तो यहाँ पर जो जांच पड़ताल हुई तो थी नहीं सीबीआई के द्वारा, खाली एसआईटी ने करी। तो एसआईटी ने जो जांच पड़ताल करी होगी, इनके द्वारा जो विवरण तैयार किया गया उसे कहा जाएगा प्रतिवेदन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रतिवेदन उसको कहा जाएगा, ठीक है। जांच पड़ताल के द्वारा तैयार किया गया विवरण रिपोर्ट कहलाती है प्रतिवेदन, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखिएगा, अच्छा प्रश्न था, इस चीज को आपको नोट कर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है भाई एग्जाम में अक्सर। जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण क्या होता है, ये चीज आपको लिखनी है, ठीक है, प्रतिवेदन इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, सॉरी ऑप्शन बी आपको लिख रहा होगा टिप्पण। तो टिप्पण क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके 2 प्रकार के, ठीक है। अब यार फिलहाल के लिए 2 ही प्रकार लिखना। आयोग ने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन दिया था और जो प्रश्न था डिलीट कर दिया था, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, मैं आपको लिखा रहा हूं, सचिवालय में 2 ही प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार के टिप्पण होते हैं, एक आपके पास आता है सहायक स्तर पर, एक आधिकारिक स्तर पर, ठीक है। सहायक स्तर पर आ जाएगा, ठीक है। एक आता है आधिकारिक स्तर पर, आधिकारिक
आधिकारिक स्तर पर। तो दो स्तर पर आपके टिप्पण लिखे जाते हैं, आधिकारिक और सहायक स्तर पर। इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं। टिप्पण दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर और आधिकारिक स्तर पर। तो टिप्पण ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार ना इसको पढ़ के जाइएगा। अब डर इसलिए भी लगती है, देखिए मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया यहाँ पर, इसका मेरे को बहुत चीजें पता है, लेकिन आयोग की मर्जी है कि वो आंसर क्या मांगता है। वैसे तो इस बार आयोग के अध्यक्ष ने बोला है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं देंगे, बट अगर आ जाता है सडनली आप लोगों का 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, तो आप लोगों के मन में भी ये ठेस रह जाएगी कि यार मैंने तो वहां से पढ़ा था, वहां से गलत पता लगा। तो ये आयोग के ऊपर ही छोड़ दीजिए फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 19 जो आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है, हिंदी में आपके 90 ही प्रश्न हो पाए आज, तो इस चीज को देखिएगा, ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से, ठीक है, किस राज्य, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के किस राज्यों में हुआ था। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग भाई भारत के किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो हिंदी लिपि हमारी जो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का जो एक गुजरात है, यहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुजरात में कहां पर किया गया था ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नरेश जयभट्ट के लेख से, ठीक है, नरेश जयभट्ट, नरेश जयभट्ट, ठीक है, जयभट्ट के अभिलेख से हमें पता लगता है कि देवनागरी लिपि का प्रथम शाख से जो मिलता है, हमें संभवतः 700 या 800 ईस्वी का ये हमें लेख मिलता है नरेश जयभट्ट का, ठीक है। और कहां से मिलता है, गुजरात से मिलता है। तो ये संपूर्ण सिलेबस है, ठीक है, संपूर्ण सॉल्यूशन है आपकी हिंदी का। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग जो है पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं भाई, लास्ट टाइम है, देखिए मैं हमेशा से बोलता हूं बर्डन आ जाएगा आप लोगों के ऊपर। लास्ट में जब 2-4 दिन बचेंगे ना, तो आप लोग पछताओगे उस समय। रिविजन करें या पेपर दें, तो टाइम निकालिए, जरूर टाइम निकालिए। 9 तारीख को आपका एग्जाम हो जाना है, ठीक है, उस एग्जाम की तैयारी जोरों से कीजिए। बाकी आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।